मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो इस दूसरे अध्याय में हम क्या देखेंगे, इसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, यानी कि जो जंगल है, वन है और जो वन्य जीव हैं उनमें रहने वाले जीव हैं वो किस प्रकार से संसाधन है। ठीक है, अभी पूरा ये संसाधन का ही सीरीज चल रहा है, इसमें हम पूरे संसाधन को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। हम यह देखते हैं कि वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में क्या है, विभिन्न प्रकार के मतलब बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है यहाँ पे। अब यह आकार और कार्य में विभिन्न है, ठीक है, अलग अलग हैं, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथे हुए हैं। ये सभी क्या है, एक तंत्र में एक व्यवस्था द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात यानी कि जो वो हर्ब्स, सर्ब्स और प्लांट हैं वो और एनिमल्स हैं जो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह पाते हैं हम कि यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम क्या देखते हैं कि हमारे जो आप इधर उधर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ये भाई हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। और विभिन्न किस्म के जो जीव हैं वो अलग अलग जलवायु में विकसित होते हैं, अलग अलग जलवायु में उनका विकास होता है, उनका रहन सहन भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि अलग अलग वातावरण में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। ठीक है, तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ और तरह के जीव जंतु होंगे और जो हमारे देश के अन्य हिस्सों में यानी कि आप देखेंगे कि समुद्री इलाकों में या जो जंगली इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर जीव जंतुओं की जो श्रेणी है वह अलग अलग तरह की पाई जाती है, अलग अलग प्रजाति की पाई जाती है। ठीक है, यही बात कहने का यहाँ पे है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यानी कि ये जैव विविधता यानी कि हमारी जो यहाँ पर है जीवों की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, उसमें हम क्या है, बहुत ज़्यादा रिच हैं, समृद्ध है हमारा देश। ठीक है, अब यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ठीक है, 8% जनसंख्या, 8% संख्या, और इनका अगर टोटल काउंट करें तो वह हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा है ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। ठीक है, ये जब हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको अभी खोजा नहीं जा सका है। ठीक है, यानी कि वो हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किधर हैं, और उनको या तो इतने जटिल और इतने दुर्गम स्थान पे हैं जहाँ हमारी पहुँच नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। अब हम क्या देखते हैं कि पहले भी हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, पहले हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं और वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्म के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि उनके वेराइटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्या देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अनुमान यह कहते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक मेथड के द्वारा एक अनुमान लगाया जाता है जिसको लगभग सटीक ही माना जाता है। तो कुछ अनुमान क्या कहते हैं, कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं जिनसे यह अनुमान लगाया गया है कि 10% वन्य वनस्पति जात, ठीक है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे हर्ब्स सर्ब्स हैं, ये 10% और 20% स्तनधारी यानी कि जो मैमल्स हैं उनको ये अनुमान, इस अनुमान में रिपोर्ट में कहा गया है कि खतरे के कगार पे हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, अब इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा वो डेंजर जोन में है और लुप्त होने के कगार पर हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बकथ, और क्या देखते हैं, गुलाबी सिर वाले बतख के बाद देखते हैं कि पहाड़ी कोयल, ठीक है, और जंगली चित्तीदार उल्लू, ये सभी क्या हैं, ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। और मधुका यानी कि इंसिग्निस, ये महुआ की जंगली किस्म है। ठीक है, इसको बोलते हैं मधुका इंसिग्निस। और देखते हैं कि हुबर्डिया, ठीक है, ये एक घास की प्रजाति है। जैसे पौधे शामिल हैं, मतलब इस प्रकार के जीव जंतु और पौधे जो हैं इसमें शामिल हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है,
अब हम क्या देखते हैं कि हुबर्डिया यानी कि हेप्टान्यूरोन, जो एक घास की प्रजाति है, हुबर्डिया, ठीक है। ये आप इसको जो लिखा हुआ है उसको ज़्यादा बोलने में कुछ जो शब्द होते हैं वो कठिन होते हैं, तो इसको आप ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। हुबर्डिया हेप्टान्यूरोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तव में बहुत सारे ऐसे जो जीव हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे यानी कि प्रजाति है पेड़ों की और वनस्पतियों की और ये जीव जंतुओं की जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको एक यानी कि जो विलुप्त होने वाले कगार पे हैं जीव जंतु, उनको उनके लिए एक रेड डेटा बुक तैयार होता है और उसमें हम क्या करते हैं, उसको शामिल करते हैं ताकि ये हमें पता चले कि इनका संरक्षण करना है हमें, ठीक है। तो इनके लिए, इनके मतलब निवास के लिए या जो भी उनकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना होता है, उस बुक के माध्यम से यह पता चल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि उस बुक में वो उन जीवों को शामिल किया जाता है, उन पेड़ पौधों, उन वनस्पतियों को शामिल किया जाता है जो क्या है, या तो विलुप्त होने के कगार पर हैं या लगभग समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो उनको उसमें रखा जाता है ताकि उनके लिए नए नए कार्यक्रम चला के नए नए जो तरीके हैं उसको अपना करके बचाया जा सके। अब भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है, ठीक है, यानी कि हमें डिस्टर्ब कर देने वाली बात है, विक्षोभित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित कितना 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। जो हम यहाँ पर यानी कि हमारे यहाँ जो वनों का क्षेत्रफल है वह कितना है, देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि सघन वन, जो वनों के प्रकार हैं, सघन वन वो कितना है 12.2%, खुला वन जो है वह है 9.14% और मैंग्रोव वन जो है वो है 0.14%, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका ये परसेंटेज जो है इनको जरूर लिखते चलेंगे। इनको क्या मैं बोलता हूँ कि सबका नोट्स आप जरूर बनाते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता हो कभी ऐसा एग्जामिनेशन में होता है कि पूछ देगा कि इनमें से किस प्रकार के वनों की जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है, तो सघन वन, यानी कि ये आप देखते हैं कि 12.2% क्या है, सघन वन है, और खुला वन है 9.14% और मैंग्रोव वन है 0.14%, ठीक है। अब क्या देखते हैं, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्रफल में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। हम क्या देखते हैं, वृद्धि तो हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है, ठीक है। ये जो हुई है, हम तमाम तरह के देश में, हमारे देश में बहुत तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसके कारण इसकी वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इसको आपने कैसे देखा, कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है 3775 वर्ग किलोमीटर की, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें करना है वृक्ष लगाना है, और लेकिन ये सभी क्या है, ये सभी नेचुरल फॉरेस्ट नहीं कहे जाते हैं, ठीक है। ये सभी हम खुद लगा रहे हैं। नेचुरल फॉरेस्ट बिना विक्षोभित, बिना डिस्टर्ब किए हुए वो क्या करते हैं, खुद ब खुद उगते हैं, उनमें कुछ मानव की भागीदारी नहीं होती है। वो अपने पर्यावरण के अनुसार जिस जगह पर उगते हैं वहाँ पर वो क्या होते हैं, खुद ब खुद उगते हैं और खुद अपना जो यानी कि बढ़ते हैं, खुद उसमें से पत्ते गिराते हैं, फिर उन नए पौधे आते हैं, फिर नए पौधों का विकास होता है। ये इस तरह का जो फॉरेस्ट होता है वो नेचुरल फॉरेस्ट कहा जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं जीव जंतु और जो पेड़ पौधे हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, ये विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि सामान्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे कि जो पशु, साल, चीड़ और कृतंक यानी कि रोडेंट्स जो हैं वो हैं। अब हम क्या देखते हैं कि संकटग्रस्त जातियां क्या हैं, ये वे जातियां हैं जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, ठीक है, और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। इसमें से कौन है, इस प्रकार की जो जातियां हैं उसमें कौन शामिल है, तो काला हिरण है, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, ठीक है, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर,
अब हम क्या देखते हैं कि संगाई यानी कि मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियां हैं जो क्या है संकटग्रस्त जातियों के ये सभी प्रकार हैं, उसमें ये शामिल किए जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि सुभेद, जो सुभेद जातियां हैं उनको देखते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं, सुभेद यानी कि वल्नरेबल जो स्पीसीज है उसको देखते हैं। जो सुभेद जातियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो, इनकी संख्या घटती रही है और घटती रहती है, तो यह क्या होंगे, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में ये भी शामिल हो जाएंगे। इसमें क्या है, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियां हैं जो यानी कि वल्नरेबल स्पीसीज में ये लोग आते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि दुर्लभ जातियां कौन सी हैं। तो इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। यानी कि ऐसे जीव हैं जो अभी दुर्लभ तो हैं लेकिन हैं, ठीक है, ये इनको क्या है, ये अभी उपस्थित हैं लेकिन बहुत दुर्लभता से देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के क्या होते हैं कि अगर इनके लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा नहीं करी जाएगी, उत्पन्न नहीं करी जाएगी, तो क्या होगा कि हम देखेंगे कि ये भी होंगे जो संकटग्रस्त जीव जंतु में इनकी जो प्रजाति है वह शामिल हो जाएगी। अब स्थानिक जातियां क्या हैं, यानी कि आप देखते हैं कि कुछ विशेष स्थानों के जो जातियां होती हैं वो क्या हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, यानी कि अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इस जातियों के उदाहरण हैं। ठीक है, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली ये जातियां हैं जिनको हम स्थानिक जाति बोलते हैं। अब हम देखते हैं लुप्त जातियां। लुप्त जातियां कौन कौन सी हैं। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवास में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ठीक है, ये क्या है, वहाँ पर नहीं मिले हैं, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर पाए जाते थे, ऐसा उनको खोजा गया तो वहाँ नहीं मिले। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, ठीक है, और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। ये क्या है, लुप्त हो गए हैं, अब इनका अस्तित्व ही नहीं है पृथ्वी पर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि एशियाई चीता कहाँ चला गया, ये बात कैसे आती है, इसको हम पढ़ते हैं कि एशियाई चीता कहाँ चला गया। हम देखते हैं कि भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता है। ठीक है, बिल्ली परिवार का यह अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। इसकी जो जाति होती है वह बिल्ली की होती है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। बहुत तेज धावक होता है यह। अब हम क्या देखते हैं कि लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। ठीक है, भ्रम है ये, चीता तेंदुआ नहीं होता है। ठीक है, अब चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान है। क्या है, इसका जो मुख्य पहचान होता है वह क्या है, उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान जो ये देखते हैं। अब 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो गए हैं। शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग क्या हुए हैं, लुप्त हो गए हैं। इनको मतलब खाने को नहीं मिलता था और इनको रहने के लिए आवास नहीं मिलता था, इसके कारण ये क्या हुए हैं, लुप्त हो गए हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी, माने बहुत पहले ही इनको लुप्त घोषित कर दिया गया था, बहुत पहले ही इनको यहाँ से खत्म हुआ मान लिया गया था। अब हम क्या देखते हैं, ये कुछ दुर्लभ जो दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जातियाँ हैं इनको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पाए जाते हैं बहुत दुर्लभता से पाए जाते हैं या विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब हम क्या देखते हैं कि भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। यानी कि जब हम क्या थे, दूसरे यानी कि अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके उपनिवेश थे। ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ही वनों की कटाई हुई। ठीक है, किस लिए हुई
तो रेल लाइन को बिछाने के लिए, कृषि व्यवसाय करने के लिए और वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं की वृद्धि से ऐसा हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकोड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। यानी कि हम क्या करने लगे, जंगलों को काट करके वहाँ कृषि लायक भूमि का विकास करने लगे स्वतंत्रता के बाद। अब क्या देखते हैं कि भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। इनको यानी कि 1951 से 1980 तक कितना भूमि, लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये अच्छा खासा यानी कि क्षेत्रफल होता है। इसको हमने क्या किया, इस वन को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया। अब अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी यानी कि झूम खेती अथवा जो ये आप स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। वहाँ पर झूम खेती और इसी को बोला जाता है स्लैश और बर्न। तो इस खेती के कारण भी क्या हुआ है, वनों की कटाई हुई है। अब हम क्या देखते हैं कि क्या उपनिवेश वन नीति को दोषी माना जाए। ये हम देखते हैं कि जो उपनिवेशी वन नीति थी उसको हम क्या दोषी मान सकते हैं कि वही मुख्य कारण रहा है हमारे देश में वनों की कटाई का और वनों की कमी का। तो अब हम देखते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो उपनिवेश काल था वो हमारे लिए सबसे ही ज़्यादा वनों की कटाई वाला काल रहा है। तो उसको तो वाकई माना जा सकता है और मानना चाहिए भी। जब इसका प्रमाण भी हमें मिलता है तो मानना चाहिए, क्योंकि क्या किया उन्होंने, दोहन किया हमारा और हमारी प्राकृतिक जो संसाधन है उनका। ठीक है, तो हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार कई क्षेत्रों में संवर्धन यानी कि इनरिचमेंट, ठीक है, और वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। ठीक है, क्या हुआ इनके कि दूसरी जातियां भी खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर आप यह समझ सकते हैं कि सागौन के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, अपने फायदे के अनुसार, अपने उपयोग के अनुसार जो नए नए वृक्षों को उगाया है, उन्होंने क्या किया, दूसरे प्राकृतिक जो वन है उनको बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, जो उदाहरण यहाँ पर आपने देखा था कि उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंट जो है, यानी कि ये आप देखते हैं कि रोडोडेंड्रोन वन है उनका नुकसान हुआ। ये आप यहाँ पर देखते हैं कि दक्षिण भारत में क्या होता है, अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो जाते हैं और हिमालय में जो चीड़ पाइन के रोपण से क्या होता है कि ओक और रोडोडेंड्रोन ये इनका नुकसान हो जाता है। ये इन वनों की कमी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वनों को क्या करना चाहिए, उनके अनुसार बढ़ने देना चाहिए। उनमें क्या करना चाहिए, अलग अलग खुद के फायदे के लिए, और जो यानी कि पेड़ महंगे बिकते हो या हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो, सिर्फ उन्हीं को नहीं लगाना चाहिए। वो क्या करते हैं, दूसरी जाति के पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनको बढ़ने नहीं देते। अब 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण क्या हुआ, 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। ठीक है, वो जो नदी परियोजनाएं चली, नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ, उसमें हम क्या देखते हैं कि 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो क्षेत्र के वन हैं उनको साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गए। ठीक है, ये क्या हुआ कि हम देखते हैं कि 4 लाख हेक्टेयर बहुत बड़ी, यानी कि ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, कम नहीं है, 4 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इससे ज़्यादा जो वन है उसका वन क्षेत्र है वो क्या किससे हुआ, नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण होने से जलमग्न हो गया। ठीक है, यानी कि डूब गया। अब हम क्या देखते हैं कि वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो ये आप नर्मदा सागर जो परियोजना है, इसके पूरे होने से क्या होगा, तो 4 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह जलमग्न हो जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। ये हमने देखा। ये अब मान के चलो कि परियोजना जब शुरू हो गई तो डूब ही गई, वो सारी जो भूमि है वह खत्म हो जाएगी, वनों से जो आच्छादित थी।
अब हम क्या देखते हैं कि वनों की बर्बादी से खनन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। वनों की बर्बादी में खानों को खोदा गया है, उनसे मिनरल्स निकाले गए हैं और फिर क्या किया गया है, वहाँ के पेड़ पौधे हटाए गए, तभी तो खनन होगा। जब पेड़ पौधे रहेंगे तो खनन कैसे होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है वनों की कटाई का। अब हम क्या देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व फिर क्या हुआ कि डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। बक्सा यानी कि ये देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में है, ये टाइगर रिजर्व है जो कि बाघों के संरक्षण के लिए इसको रिजर्व किया गया था। वह डोलोमाइट का खान है वहाँ पर। अब उसके खनन के कारण यह क्या है, पूरा यानी कि जो ये टाइगर रिजर्व है वह खतरे के कगार पर है। ठीक है, अब इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुँचाया है और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल हैं के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये मुख्य तौर पर वनों की कटाई के कारण है, वनों के समाप्ति के कारण है। अब हिमालयन यव क्या है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिमालयन यव यानी कि चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष, ठीक है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों, ठीक है, यानी कि जो इसके यूजफुल पार्ट्स हैं उनको बताया जा रहा है कि क्या है, इसके पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ जैसे जड़ों से क्या किया जाता है, ये टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। यानी कि हम क्या देखते हैं कि ये जो पौधा है, पेड़ है, इसके यानी कि छाल, जड़ और जो तने हैं, इससे बहुत तरह के रसायन यानी कि ये जो आप देखते हैं कि टक्सोल नामक रसायन है वह निकाला जाता है और यह किसके लिए होता है, फ़ायदेमंद, कैंसर के लिए होता है। इससे कैंसर के लिए औषधि बनाई जाती है और सबसे ज़्यादा इससे बनी औषधि बाज़ार में यानी कि बिकती है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, कैंसर के पीड़ित जो है वो बढ़ रहे हैं और पेड़ों की जो संख्या है वह बढ़ नहीं रही है और उसको लोग उगा नहीं रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि यह जो पूरा वनस्पति जाति है यह खतरे के कगार पर है। ठीक है, अब पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। ये क्या हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ों का जो ये हुआ है, कुछ कारणों से, प्राकृतिक कारण हो या जो मौसम में बदलाव आते हैं, जलवायु का परिवर्तन होता है, उसके कारण ये पेड़ बहुत ज़्यादा सूख गए हैं वहाँ पर। अब हम क्या देखते हैं कि भारत में जैव विविधता को कम करने के कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, ठीक है, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण, अन्य क्या है, ये सभी दावानल आदि शामिल है। इसके किसमें, यानी कि वनों के कटाई में, वनों के कम होने में, निम्नीकरण के, ये सभी क्या हैं, मुख्य कारक हैं। अब हम क्या देखते हैं कि पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। हम यह देखते हैं कि क्या है, ये पर्यावरण का विनाश किस तरीके से हो रहा है, तो संसाधनों का यानी कि हम देखते हैं कि असमानता, ये इसका जो संसाधन है, वन जो है वो कहीं है कहीं नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा असमानता पाया जाता है, यह भी उसके कटाव का कारण है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% क्या करते हैं, 5% जो यानी कि संपन्न व्यक्ति हैं, ठीक है, वो 25% संसाधन का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि ये जो सोमाली है ये क्या है, एक बहुत ही साधारण देश है, वहाँ की जो आबादी है वो कैसे जैसे तैसे गुजर बसर करने वाली है। उसमें हम क्या देखते हैं कि अमेरिकी नागरिक जो है औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। यानी कि वो क्या करता है, 40 गुना ज़्यादा सोमाली नागरिक से संसाधन का उपभोग करता है। वैसे ही हम भारत में यह अनुमान लगाते हैं कि 5% जो धनी लोग हैं वो क्या करते हैं, 25%
गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जितने अमीर व्यक्ति हैं वो सबसे ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करके जो हमारा पर्यावरण है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये हम पाते हैं कि वो जो 5% व्यक्ति हैं जो 25% संसाधनों का उपयोग करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका कोई योगदान भी नहीं है पर्यावरण के रख रखाव में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि ये जो असमान बंटवारा है, असमान उपलब्धता है, यह क्या करता है, जंगलों की कटाई में और जो संसाधन हैं उनकी कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। जो प्राकृतिक नेचुरल जो फॉरेस्ट थे वो खत्म हो चुके हैं। अब 1/3 जलमग्न भूमि यानी कि वेटलैंड सूख चुकी हैं। 70% धरातलीय जल क्षेत्र यानी कि जो वाटर बॉडीज प्रदूषित है, क्या है वहाँ, ये हम देखते हैं कि पोल्यूशन से भरा पड़ा है। अब 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधे की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। ठीक है, ये क्या हुए हैं, खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, कैसे भाई संरक्षण हो सकता है, तो संरक्षण हम करते हैं यानी कि विभिन्न प्रकार के, आप देखते हैं कि ये जो टाइगर रिजर्व हैं उनसे बाघों का किया जाता है, फिर और बहुत सारे यानी कि जो चिड़ियाघर आप देखते हैं, अमूमन जो जू होता है उसमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हम बचा करके रखते हैं। ठीक है, तो अब क्या हम देखते हैं कि 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने क्या किया, राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। अब भारतीय वन्य जीवन यानी कि रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ठीक है, अब उसमें क्या किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। अब सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई कि किन किन जातियों को यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे पशु विहार यानी कि सैंक्चुअरी का ये विकास किया गया। बहुत सारे यानी कि जो आप देखते हैं कि प्राकृतिक उनके रहने के लिए जो जंगली सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराया गया। ऐसे बहुत सारी योजनाएं अभी भी चल रही हैं। अब बाघ परियोजना क्या है इसको देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। ठीक है, महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या कितनी थी, ये 55,000 से घटकर मात्र कितनी रह गई, ये 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनका क्या किया गया, उनको व्यापार के लिए चोरी करना। अब क्या देखते हैं कि आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या जो है वृद्धि बाघों की घटती जनसंख्या के मुख्य कारण है। एक तो उनके रहने के लिए जंगल हम जब काटने लगे तो आवास नहीं बचा, जब आवास नहीं बचेगा तो वहाँ और जो जीव जंतु हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जब वो अन्य जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तो ये फिर भूखे मरने लगेंगे। तो ये सभी जो चीज़ें हैं मेन फैक्टर हैं इनकी संख्या में कमी आने के। अब बाघों की जो यानी कि खाल का व्यापार है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि ये बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 भागों का आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः यह देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो लोग हैं यानी कि असामाजिक जो तत्व हैं हमारे देशों में, और जो यानी कि नेपाल है वहाँ पर उनकी दृष्टि, गिद्ध दृष्टि जो है वह पड़ी हुई है। अब हम क्या देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, केवल बाघों की बचाना ही इसका लक्ष्य नहीं है, और भी जो जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण इसमें शामिल है, इसके उद्देश्य में। अब उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान,
मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में ये जो क्या है सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, और असम में मानस बाघ रिजर्व, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। ठीक है, ये सभी जो परियोजनाएं हैं इनको आप जरूर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि उनके विभिन्न घटकों पर। ठीक है, ये क्या होती हैं, जैव विविधताओं पर ये केंद्रित होती हैं। इनका जो सेंट्रलाइजेशन होता है, मेन फोकस जो होता है वह जैव विविध परियोजनाओं पर होता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जाती है, उसके बाद इनको लागू किया जाता है। ठीक है, संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, व्रिंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियों क्या किया गया है, पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। अब हम क्या देखते हैं कि वन्य और वन्य जीव संरक्षण के प्रकार और वितरण। ठीक है, ये इनका क्या प्रकार है, ये कैसे उसमें शामिल होते हैं। अब यदि हम वन्य और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और क्या देखते हैं कि विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। अब निम्नलिखित वर्गों में इनको बांटा गया है। आरक्षित वन, आरक्षित वन कौन है, तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आधारित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। जो आरक्षित वन है उनको सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्या किया जाता है, मूल्यवान माना जाता है। तो आप यह देख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आरक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा आरक्षित है। ठीक है, ये अब हम क्या देखते हैं, 1/3 जो हिस्सा है वह रक्षित है। अब इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, बहुत ज़्यादा ये नष्ट ना हो। अब अवर्गीकृत वन, तो ये अन्य सभी प्रकार के वन और जो बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, ये किसी व्यक्ति के मालिकाना हक में होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले हो सकते हैं, बंजर भूमि है, ये सभी अवर्गीकृत वन में आते हैं। अब आरक्षित और रक्षित वन ऐसी अस्थायी वन क्षेत्र हैं। क्या हम देखते हैं कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन्य पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी कितना है, 75% है। अब इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जो उड़ीसा है यहाँ की स्थिति क्या है, और राजस्थान में कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। ठीक है, आरक्षित और रक्षित में आप मतलब अंतर स्पष्ट कर लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये रक्षित वनों का एक बड़ा हिस्सा जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये बिहार, हरियाणा और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में। अब हम क्या देखते हैं कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर ये सामुदायिक प्रबंधन में आते हैं, समुदायों के प्रबंधन में ये आते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि समुदाय और वन संरक्षण क्या है, तो यह पाते हैं कि वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आम तौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं, यानी कि बहुत सारे मानव भी यहाँ पर रहते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि
इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, अब क्या देखते हैं, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग अन्य जीव संरक्षण अभियान के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो सरिस्का बाघ रिजर्व है, राजस्थान के लोग हैं जो वहाँ पे उसके अगल बगल जो लोग बसे हुए हैं उस रिजर्व के, वहाँ से खानों को क्या कर रहे हैं, खनन कार्य को बंद करा रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनका भी आवास नष्ट ना हो। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि पवित्र पेड़ों के झुरमुट और विविध और दुर्लभ जो जातियां हैं वो जो की संपत्ति, ये किस प्रकार से ये क्या है, एक तरह से एसेट्स हैं, संपत्ति हैं। अब क्या देखते हैं कि प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। ठीक है, ये जो जनजाति हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल फैमिली हैं, जो बहुत पहले से वनों में रहते हैं और उनका विश्वास है, ये प्रकृति की पूजा करते हैं। इनका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमार्य रूप में बचा करके रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों को क्या कहा जाता है, पेड़ों के झुरमुट यानी कि देवी देवताओं के वन कहते हैं ये लोग। ठीक है, इनका बहुत ही इसमें बड़ा विश्वास है। अब हम क्या देखते हैं कि वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घूमते तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। हम यह देखते हैं कि ये क्या करते हैं, उधर नहीं जाते हैं। ये जो यानी कि जो झुरमुट है, देवी देवताओं के वन हैं, वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घूमते हैं। ठीक है, तथा न ही किसी और को ये छेड़ने देते हैं। ये वहाँ पर किसी की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ की कोई भी डिस्टर्बेंस उस वन में नहीं हो सकता है, कोई भी उस वन को भी क्षोभित नहीं कर सकता है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियाँ महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी जो पेड़ की जो जातियां हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उसमें हमारी आस्था है। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने का अपना एक पारंपरिक तरीका है। ठीक है, आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। ये हमारी सभ्यता संस्कृति में शामिल है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। ठीक है, उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में क्या करते हैं, इनको गिनते हैं। अब राजस्थान में विश्नोई गांव के आसपास आप क्या देखेंगे, काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं। वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, इनको संरक्षण प्रदान करते हैं, संरक्षित करते हैं। हम क्या देखते हैं कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, ये जो हम देखते थे कि वनों की कैसे कटाई हो रही है, उसको रोकने का क्या क्या उपाय था, ये सभी उपाय में ही है। हमारी आस्था भी क्या करती है, इनको रोकती है कटाई से। अब हम क्या देखते हैं कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक नवीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं को बचा सकते हैं और पेड़ों का रक्षण कर सकते हैं। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा जो पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। अब हम क्या देखते हैं कि टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, और ये क्या देखते हैं कि नवदाने ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। यानी कि केवल हम ये एक टिहरी यानी कि आप जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ के किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन और ये नवदाने वहाँ का एक जैसे कार्यक्रम है जिसके तहत यह किया जाता है
कि उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और वहाँ बिना इसके उपयोग के भी लोग क्या करते हैं, वैरायटी के फसल उत्पादन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आर्थिक रूप से इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, ये जो जनरली जो घरों में कंपोस्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। ठीक है, सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, उड़ीसा में। अब वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर स्थायी संस्थाएं बनाई जाती हैं। क्या की जाती हैं, गांव के स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। वहाँ के गांव के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए, चूँकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो जंगली इलाके हैं वहाँ के लोग उस वन को बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े ये कारखाने होते हैं, वो लगाने वाले उद्योगपति, और ये क्या है कि जो जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो कौन पहुंचाते हैं, तो जो उनका व्यापार करते हैं, उनके खाल का, उनके हड्डियों का, उनके दांतों का जो व्यापार करते हैं वो पहुंचाते हैं। यहाँ के जो प्रॉपर बासिंदे हैं, वो जो ट्राइब्स हैं, वो इनका संरक्षण करते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि ये कम हो, वनों की जो सफाई हो, कटाई हो, या यहाँ से जीव जंतु विलुप्त हो, वो कभी ये नहीं चाहेंगे। जो बाहरी लोग हैं वही सबसे ज़्यादा इनको नुकसान पहुँचाते हैं। अब इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा फसल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। यानी कि इनको क्या किया जाता है, जो भी इमारती लकड़ियाँ होती हैं, यानी कि जो बेची जाती हैं, उनमें भी ये भागीदार होते हैं, उनके ये हिस्सेदार होते हैं। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स है, एक बहुत ही यानी कि महत्वपूर्ण वाक्य है वो दिया गया है, गौतम बुद्ध के द्वारा यह कहा गया है। तो पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और दयापूर्ण जीवधारी है। ठीक है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, यानी कि इसका कोई डिमांड नहीं होता है, और क्या देखते हैं कि दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है तथा सभी की रक्षा करता है, और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यानी कि ये जो वृक्ष है उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही है, किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा। तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप इसको क्या करेंगे, इसका जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है पहले इसको देख लीजिए, उसको हल करेंगे। ये शुरू से आप पढ़ रहे हैं और ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे तो ज़रूर इसका हल कर लेंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन है कृषि प्रसार, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। ये आप विभिन्न जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप बहुत ही एकाग्रता और बहुत ही धैर्य के साथ वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।